बेसिक चीजें हैं, लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो अब 1 बाय 1 चीजें की चर्चा होगी। टोटल चर्चाएं कितनी होंगी? 23। इसमें से एक की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल इन 23 में से। उसके डीप में जाना है। देखो मैंने पहले भी बताया कि आप जो कंसर्न्ड हो, एक तो इतना बड़ा लेंदी देख के डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना। जो कंसर्न हो वो किस पे कंसर्न हो? इन 23 नाम पे। जैसे कि पहला नाम क्या आ रहा है? सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। ये आपको नाम पता होना चाहिए कि भैया अगर चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई सर्विस होगी तो वो क्या होती है? एग्जेम्प्ट। लेकिन सिर्फ ऐसा तो नहीं होगा ना चैरिटेबल कोई भी काम कर रहा हो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नहीं, कुछ तो कंडीशन लगाई होगी इन्होंने भी। तो उस कंडीशन के लिए थोड़ा सा इसके अंदर की बातों को पढ़ना है, ठीक है। कुछ टाइप कुछ सब टाइप होंगे कि ये एसेंशियल्स है, ये चीजें होंगी तो ये एग्जेम्प्ट होगा, ये नहीं होंगी तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। इस टाइप की जो भी चीजें होंगी वो टर्म्स को क्लियर करना है। याद आपने बस हेडिंग ही रखनी है। सवाल कभी भी आएगा तो वो कैसा आएगा? केस स्टडी बेस्ड आएगा, जिसके अंदर इस हेडिंग की चर्चा कर रहा होगा और जो इसके अंदर कंडीशंस लिखी है उसकी कुछ प्लस माइनस होगी उस सवाल के अंदर। वो आपने अगर पकड़ लिया तो आपका सवाल का ट्रैक सही हो जाएगा, और अगर वो मिस कर दिया तो सवाल बिगड़ जाएगा। लेकिन एसेंशियली जरूरी क्या है कि पहले तो ये पता हो कि सर्विस ये एग्जाम की लिस्ट में आती भी है या नहीं आती। अगर वही नहीं पता तो सवाल के अंदर ही नहीं घुसोगे, ठीक है। तो इसलिए पहला प्राइमरी काम है आपका उसकी हेडिंग को समझना और उसके फिर टर्म्स और कंडीशन जो होंगे। बाकी लैंग्वेज काफी डीप होगी, काफी लेंथी होगी, उनको सारे को कंसीडर नहीं करना है। मोटा मोटा ये कह लूं कि जो हाईलाइटेड एरिया यहां पर है वही आपको याद करना है, जितने भी हाईलाइट हो रखे हैं। बाकी चीजें आपके लिए इमटेरियल है, सुनना है, समझना है, लेकिन याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। चलो जी, तो क्या कह रहे हैं? Specific services exempt from CGST and IGST. Notification number 12/2017. Central tax rate dated this. Hereinafter referred to as the notification, unless otherwise specified, has exempted various services wholly from CGST. बहुत सारी सर्विसेज को CGST से exempt किया हुआ है। Each of the entries of the exemption notification has been discussed below. हर किसी की नोटिफिकेशन आपको यहां पे पढ़ने को मिलेगी। अब देखो क्या जनरली होता क्या है कि एक एक कैटेगरी बना दी इन्होंने। अब इस कैटेगरी के अंदर इन्होंने एक एंट्री डाल रखी है यहां पे। ये एंट्री आपकी ज्यादा कम कितनी भी हो सकती है, एंट्री नंबर आपको याद नहीं करना। और एंट्री ये जैसे कि इन्होंने कैटेगरी बना दी, उस कैटेगरी के अंदर कुछ को ऐड करना है तो वो एक एंट्री के नाम से ऐड कर देंगे। कैटेगरी मोटी मोटी 23 ही रहेंगी, लेकिन उसके अंदर प्लस माइनस होता रहेगा। कई के अंदर हुआ भी है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक। एंट्री नंबर आपको याद नहीं करना, एग्जाम पर्पस के लिए नहीं दिया गया है, ये बस रेफरेंस पर्पस के लिए है। एंट्री नंबर यहां पे सीक्वेंस में नहीं चलेगा। जैसे कि देखो एंट्री नंबर 1 आ रहा है, जब आप आगे बढ़ोगे तो एंट्री नंबर 13 आ गया। दैट मींस व्हाट कि इनको सीरियल नंबर नहीं आता, नहीं, ये एक्चुअल एंट्री नंबर उठाया गया है कहां से? आपके लॉ से। जो आपके लॉ की एंट्री नंबर है वही उठाया गया है। क्या हमें याद करना है? नहीं। ये चीज आप देखोगे यहां पे लिखा हुआ है बकायदा कि इसको आपको याद नहीं करना है। अब याद नहीं करना, उसके साथ एक क्लैरिफिकेशन और है, फिर इसी शुरू करते हैं। देखो एक चीज हमने क्या देखी कि कुछ एक सर्विसेज ऐसी हैं जो कि CGST एक्ट ने क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट। अब CGST एक्ट ने अगर किसी को एग्जेम्प्ट किया होगा तो ये तो पक्की बात हो गई कि SGST और UTGST में भी एग्जेम्प्ट होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो CGST एक्ट ने एग्जेम्प्ट कर दिया, क्या वो वाली सर्विसेज IGST एक्ट में एग्जेम्प्ट होगी? हाँ, जो CGST एक्ट ने कर दिया वो SGST और UTGST में तो एग्जेम्प्ट होगा ही होगा, तभी CGST कर पाया। क्योंकि पैरिटी तो कभी बनेंगे, आधा आधा टैक्स से तो कोई सर्विस ही एग्जेम्प्ट कर देंगे, कहेंगे CGST नहीं लेगा, स्टेट बोलेगा नहीं जी मैं तो लूंगा टैक्स, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो वो पूरा ही एग्जेम्प्ट हो गया। अच्छा, जो कहा जा रहा है जो CGST और SGST ने जो आइटम जो सर्विसेज हमारी एग्जेम्प्ट हो गई वो IGST में तो एग्जेम्प्ट हो गई होंगी। लेकिन कुछ एक सर्विसेज ऐसी भी होती है जो कि सिर्फ IGST में एग्जेम्प्ट होती है, CGST SGST में एग्जेम्प्ट नहीं होती। इसका मतलब क्या हो गया? कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो कि इंटरस्टेट होंगी, कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो इंटरस्टेट होंगी या फिर एक्सपोर्ट की होंगी, जिसको कि IGST के पास ही पावर है, वो ट्रांजैक्शन IGST की है, तो उसको IGST ने एग्जेम्प्ट कर रखा है और CGST SGST में उसका सवाल ही नहीं आता। तो कॉमन एक केस लाइन आपकी क्या बन सकती है कि ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि कुछ एक आइटम ऐसे होंगे IGST वाले जो कि IGST के अंदर एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन CGST SGST के अंदर वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। लेकिन CGST और SGST की जितनी भी एक्टिविटी, जितनी भी सर्विसेज होंगी वो सारी IGST के अंदर भी एग्जेम्प्ट होगी। ये चीज समझ में आती है? देखो, exemption from IGST has been granted to various services like this, white this जो भी है, all the services exempted from CGST and SGST have also been exempted from IGST। सिंपल लाइन कि जो भी एग्जेम्पशन है हमारी CGST और SGST या UTGST की वो IGST के अंदर भी एप्लीकेबल होगी। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर few additional services which have been exempted only under IGST law। कुछ ऐसी एडिशनली सर्विसेज हैं जो कि IGST लॉ के अंदर ही एग्जेम्प्ट है, ऑल्दो वो आपको अभी अपने इंटर लेवल पे
नहीं पढ़ना है, वो अपन फाइनल में पढ़ेंगे, बट ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा भी है, पहली बात। दूसरी बात एंट्री नंबर वाली, तो देखो एंट्री नंबर को भी क्लैरिफाई करते हैं, क्या कहा गया कि भैया जो एंट्री नंबर दिया गया है ना यहां पे, ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए दिया गया है, रेफरेंस पर्पस के लिए गया है, नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। तो ये काम की बात है कि भैया रटना नहीं है, एंट्री नंबर हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, कंटेक्स्ट पता होना चाहिए क्या कहना चाह रहा है, एंट्री नंबर अपने को याद नहीं करना। चलिए जी, ये भी याद नहीं करना आपको, नोटिफिकेशन की रेफरेंस देने की कोई इतनी खास नीड होती नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो पहला आइटम क्या आया, सर्विस रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज, इसका एंट्री नंबर 1 आया। इसके अंदर देखो क्या बात लिखी गई, कहा जा रहा है सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। अब देखो यहाँ इनकम टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, आपने अभी इंटर में पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, 12AA का जो जनरली ये दर्शाते हैं कि भैया हम क्या करते हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज करते हैं, और हमें अगर कोई डोनेशन वगैरह देता है, अगर कोई हमें डोनेशन देता है तो उसको उसकी एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए, 80G की एग्जेम्पशन जो होती है आपको, तो उसके लिए उस बंदे को रजिस्टर कराना पड़ता है 12AA के अंदर। बाकी इनकम टैक्स में आने का कोई मकसद नहीं है, आपको ये टर्म याद रखनी है कि भैया कोई भी एंटिटी अगर उसको जीएसटी में एग्जेम्पशन चाहिए तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 12AA जो कि इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन होता है वो उसके पास होना चाहिए, पहला। और दूसरा जो उसका पर्पस होगा वो कैसा होना चाहिए, चैरिटेबल एक्टिविटीज का, चैरिटेबल एक्टिविटीज का। खत्म नहीं हुआ अभी, आगे देखो कह रहा है सर्विस बाय वे by a person, service by a person by way of what, conduct of any religious ceremony। अगर कोई रिलीजियस सेरेमनी करा रहा है तो वो भी क्या है, अगर कोई रिलीजियस सेरेमनी करा रहा है तो वो भी क्या है, सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट। रिलीजियस सेरेमनी का यहां पे मतलब क्या हुआ, जैसे पंडित लोग हमारी शादी करा रहे हैं, किसी का बर्थडे है उसकी पूजा करा रहे हैं, या कोई पहुंच गया टपक गया तो उसका कुछ करवा रहे हैं, वो जो भी होती है पूजा पाठ या जो भी कार्यक्रम वगैरह, तो इस टाइप की अगर कोई सेरेमनी हो रही है तो उनको पैसे तो मिलते हैं ना, फ्री में तो नहीं करा रहे शादी, तो उनको जो पैसे मिल रहे हैं क्या उसमें जीएसटी लगा दोगे, पंडित जी गुस्सा हो जाएंगे, श्राप दे देंगे। तो इस टाइप की भी कोई एक्टिविटी है तो वो क्या आ जाती है, आपकी एग्जेम्प्ट के अंदर आती है। रेंटिंग ऑफ प्रेजेंट्स ऑफ अ रिलीजियस, अभी देखो बहुत लंबी बातें हैं, आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, जो हाईलाइट किया गया, जितना से हाईलाइट किया इतना से याद रखना है, बाकी बातें को समझना है कि क्या कह रहा है, लेकिन बस समझना है, याद नहीं इतना सा रखना है क्योंकि बाकी कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो रेंटिंग ऑफ प्रेजेंट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक ओन्ड और मैनेज्ड बाय एन entity registered as a charitable or religious trust under section 12AA of the Income Tax Act 1961 or a trust or an institution registered under section 1023C clause B of the Income Tax Act। ये दो चीज बता दी कि या तो बंदा इसमें रजिस्टर्ड हो या तो वो इसमें रजिस्टर्ड हो, ये दो सेक्शन है इनकम टैक्स के, सेक्शन के तहत वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, और अ बॉडी और अथॉरिटी कवर अंडर सेक्शन दिस ऑफ दिस स्टेट इनकम टैक्स एक्ट। तो 3 सेक्शन की यहां बात की गई कि भैया इन सेक्शनों के तहत अगर कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति होगा और वो अगर रिलीजियस प्लेस के जो एरिया होते हैं उनको अगर रेंट पे देता है तो वो भी क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट। अब रिलेट जो आसपास के प्लेस होते हैं उसका मतलब क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा एक मंदिर होता है लेकिन मंदिर के आसपास ग्राउंड होता है, ठीक है, या उसके कुछ किनारों में शॉप्स वगैरह होती है जो कि रेंट भी ऑब्वियसली दिया जाता है, जहां पे आपको प्रसाद मिल रहा होता है, माला मिल रही होती है, ठीक है। तो ये रेंटिंग तो दी जा रही है ना, रेंट पे दिया जा रहा है, लेकिन यहां पे जो कोर एक्टिविटी हो रही है वो किस लिए हो रही है, जो आपका मेन एक्टिविटी है। मेन एक्टिविटी क्या है कि वो मंदिर है या वो कोई टेंपल है, कोई गुरुद्वारा है, कुछ भी है, तो उस पर्पस के लिए और एक्टिविटीज हो रही है। पार्किंग का स्पेस दे दिया गया तो पार्किंग के लिए रेंट पे दिया होगा, कोई पार्किंग ले रहा होगा, लेकिन क्या उस पर जीएसटी लगेगा, नहीं, ठीक है। तो उसके इर्द गिर्द उसके एरिया में ऑब्वियस बात है जो मैनेज कर रहा होता है उस टेंपल को या उस गुरुद्वारे को, वही लोग मैनेज कर रहे होते हैं बाकी एक्टिविटीज को भी, क्योंकि उसका मंदिर का दायरा उन्हीं के अंदर आता है, मंदिर को मैनेज करते हैं, उसके आसपास के एरिया होते हैं उसको रेंट पे देना, उससे कुछ पैसे आ गए तो ऑब्वियस बात है टेंपल में कुछ काम वाम कर लिया है, जो भी कुछ एक्टिविटी करवा ली तो पैसे तो वो कमा रहे होते हैं, लेकिन क्या वो जीएसटी के लिए लायबल होंगे, नहीं। बस शर्त क्या है, 3 कि भैया वो जो ऑर्गेनाइज कर रहा है व्यक्ति उस टेंपल को वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड इनकम टैक्स के अंदर। 3 सेक्शन बताए गए, उन तीनों में से किसी भी सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो उस व्यक्ति को अगर वो रेंटिंग से कुछ कमा रहा है तो वो जीएसटी फ्री माना जाएगा। आगे बढ़े, हाँ शर्त लगा दी, क्या शर्त लगा दी, नथिंग कंटेंट इन एंट्री बी, एंट्री बी मतलब ये वाली एंट्री, एंट्री बी मतलब ये वाली एंट्री, कह रहा है नथिंग कंटेंट इन एंट्री बी ऑफ दिस एग्जम्पशन शैल अप्लाई टू, कह रहा है कि इन लोगों के ऊपर ये वाली एग्जम्पशन नहीं लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 लोग जो होंगे ये क्या होंगे, ये तीनों लोग टैक्सेबल होंगे, इनको एग्जम्पशन नहीं जा रही। किनको, रेंटिंग ऑफ रूम्स वेयर चार्जेस आर 1000 और मोर पर डे,
मतलब कि वहां पे कोई रूम्स वगैरह है और उसके आप चार्जेस ले रहे हो 200, 500, 700 रुपए लो, समझ में आता है, लेकिन 1000 रुपए या उससे ज्यादा लोगों अगर एक दिन का चार्ज, तो आप टैक्सेबल हो जाओगे, उससे कम होना चाहिए। ठीक है, 1000 और मोर, इस पर आपको हाईलाइट रखना है। 1000 और मोर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1000 रुपए भी ले रहा है तो क्या होगा, टैक्सेबल। तो इसमें जनरली कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से लेके चलना है कि 1000 रुपए भी डॉट होगा ना तो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। मतलब उसको क्या रखना पड़ेगा, 999 या उससे कम। ठीक, अगला, रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस कम्युनिटी हॉल है, कल्याण मंडपम है और ओपन एरिया है और द लाइक वेयर चार्जेस आर 10,000 और मोर पर डे। मतलब इस टाइप का कोई आपका कम्युनिटी हॉल वगैरह है, कुछ इस टाइप की जहां शादी वगैरह करवाने का कुछ कार्यक्रम वगैरह चल रहा है, तो उस टाइप की रेंटिंग में आप कर सकते हो, लेकिन शर्त क्या हो गई कि रेंट जो होगा वो 10,000 या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अगेन पर डे है ये। और तीसरा क्या आया, रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर स्पेसेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स वेयर चार्जेस आर 10,000 और मोर पर मंथ। ये पर डे नहीं है, ध्यान देना, ये दोनों पर डे थे, ये पर मंथ है कि अगर कोई शॉप्स वगैरह है उसको आपने रेंट पे दे रखा है और उसका चार्जेस 10,000 या उससे ज्यादा आप लेते हो हर महीने का, तो उस केस में भी वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो एग्जम्पशन में नहीं आएगा। तो ये इसने इस पॉइंट को बताया, लेकिन इसके साथ 3 कंडीशन लगा ली कि भैया सस्ता काम करो ना, तुम एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो तो चैरिटी की तरीके से काम करोगे, तुम तो कमाने लग रहे हो, और कमाने लग रहे हो तो जीएसटी भी दे दो फिर। ठीक है, चलिए जी, ये एक एंट्री थी। नाउ अगली एंट्री क्या कह रही है, सर्विसेज बाय अ स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रिलीजियस पिलग्रिमेज फैसिलिटेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर बायलैटरल अरेंजमेंट। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। कह रहा है कोई स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं, किस रिस्पेक्ट में, रिलीजियस पिलग्रिमेज के रिस्पेक्ट में, और अकेले नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, गवर्नमेंट का हाथ है उनके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उन्होंने क्या किया हुआ है, बायलैटरल अरेंजमेंट। मतलब कि जैसे कोई तीर्थ यात्रा वगैरह गवर्नमेंट करा रही होती है तो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट करा रही होती है, क्या होता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, करा तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही रही होती है ना, चाहे वो हज पे जाना है, चाहे वो कहीं को वैष्णो देवी लेके जा रहे हैं, या आजकल चल रहा है जैसे कि राम मंदिर लेके जाया जाएगा, तो इस टाइप की जो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसको गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो काम करती है, इस टाइप की कोई एक्टिविटी कंडक्ट कराती है, उसमें सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो भी क्या होंगी आपकी, एग्जैक्ट। अगला, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू। मतलब कि आप सर्विसेज दे रहे हो, सर्विसेज के अंदर क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग या कोचिंग दे रहे हो, किन चीजों की, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसके संदर्भ में होना चाहिए, आर्ट या कल्चर। 2 पॉइंट यहां पे आए, और तीसरा पॉइंट क्या है आपका, स्पोर्ट्स। आर्ट और कल्चर हो गए तो आपको रजिस्टर होने की आवश्यकता नहीं है, आर्ट और कल्चर में ऐसा नहीं लिखा गया, लेकिन जहां स्पोर्ट्स की बात आ गई वहां पे आपको साथ में क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब कि अगर स्पोर्ट्स टाइप की आप एक्टिविटीज करा रहे हो, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हो, और उस केस में अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन आर्ट और कल्चर में अगर आप मतलब रजिस्टर्ड नहीं भी हो 12AA में तो भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने 4 एंट्रीज को देखा, इन 4 एंट्रीज के एनालिसिस है, और सम अप करते हुए आपको ये सारे पॉइंट समझ में आने चाहिए। ठीक है, पहले वाले एंट्री में किसकी बात हो रही थी, पहले वाले एंट्री में किसकी बात हो रही थी, सीधा सीधा क्या गया, 12AA के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, चैरिटेबल एक्टिविटीज होनी चाहिए। दूसरे में क्या कहा गया, रिलीजियस सेरेमनी करवा रहे हो या फिर आप रेंटिंग का काम कर रहे हो, कुछ कंडीशन साथ में बता दी गई। तीसरे में क्या कहा गया कि आपको स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है अंडर बायलैटरल एग्रीमेंट। और लास्ट में क्या कहा गया कि आप ट्रेनिंग या कोचिंग वगैरह दे रहे हो इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 थिंग्स। कौन कौन सी, आर्ट, कल्चर, इनमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, और स्पोर्ट्स होगा जहां पे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। तो इस पैटर्न में आपने इसको याद करना है, इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए बस। ठीक, बाकी क्वेश्चंस देखेंगे। अब इसकी शुरू होगी क्या, एनालिसिस, तो मतलब होगी सारी चीजों की रेपिटेशन। ऑल्दो मैंने सारा कुछ आपको बता के कंप्लीट कर लिया, बट स्टिल पढ़ के खत्म करते हैं जल्दी से, फिर कुछ एग्जांपल्स आएंगे, वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नाउ एंट्री 1 ऑफ द नोटिफिकेशन, अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर किसकी बात हो रही थी, चैरिटेबल या फिर रिलीजियस ट्रस्ट की बात हो रही थी। तो अब चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट को आप सिंपली वर्ड से नहीं पहचान सकते, तो उन्होंने यहां पे और डिटेल में बताया कि किसको आप चैरिटेबल समझ रहे हो और किसको चैरिटेबल नहीं समझना है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, एग्जेम्प्ट सर्विसेज सप्लाइड बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज, thus in order to claim exemption under entry 1 of the notification following 2 conditions must be satisfied। मतलब अगर पहले वाले के अंदर आपको क्लेम करना है एग्जेम्पशन तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सा, द एंट्री शुड बी रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड पहली कंडीशन तो ये होगी कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा क्या,
द एंटिटी मस्ट कैरी आउट वन और मोर ऑफ द स्पेसिफाइड चैरिटेबल एक्टिविटीज। आपको क्या करना है, वो चैरिटेबल एक्टिविटीज परफॉर्म करने हैं जो कि स्पेसिफाई किए गए हैं। तो अब अगला सवाल क्या आ जाएगा, रजिस्टर्ड तो समझ में आ गया, इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है जयराम जी की, लेकिन अब चैरिटेबल एक्टिविटीज में क्या स्पेसिफाई किया गया, जो कि बंदा करेगा तभी एग्जम्पशन मिलेगा, तो उसकी डीप में जाना है आपको। क्या कह रहा है, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। द टर्म चैरिटेबल एक्टिविटीज मींस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू, देखो इसको कभी भी ना एग्जैक्ट डिफाइन नहीं किया जा सकता कि किस चीज को आप चैरिटेबल मांगोगे, इसको कभी भी एग्जैक्ट डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो आपको बहुत मोटा मोटा बता दिया गया कि इन रिस्पेक्ट में अगर कोई काम कर रहा है तो वो क्या काम है, चैरिटेबल का, बट इनके अलावा कोई काम कर रहा है तो वो चैरिटेबल नहीं माना जाएगा। तो कोर हेडिंग्स जो है वो आपको याद रखने, पहला क्या कहा गया, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू व्हाट, पब्लिक हेल्थ। अब पब्लिक हेल्थ आपको याद रखना है मोटा मोटा। पब्लिक हेल्थ के अंदर देखो हो क्या रहा है, बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग, केयर कर रहे हो या फिर आप काउंसलिंग कर रहे हो, किस चीज की, ऑफ टर्मिनल इल पर्सन्स और पर्सन विद सेवरल फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी। इस टाइप के कोई बीमार व्यक्ति है, उनको आप काउंसलिंग वगैरह दे रहे हो ताकि वो जीने की इच्छा रखे। पर्सन अफेक्टेड विद HIV और एड्स, पर्सन एडिक्टेड टू अ डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस सच एज नार्कोटिक्स, ड्रग्स और एल्कोहल, इस टाइप के लोग हैं, नशेड़ी वगैरह, उनको आप काउंसलिंग वगैरह कर रहे हो कि नहीं भैया गलती बात नहीं करते ऐसा, ठीक है, तो इस टाइप की एक्टिविटी को तो माना जाएगा आप चैरिटेबल एक्टिविटी हो। अगला दूसरा इसी के अंदर पब्लिक हेल्थ के अंदर 2 पॉइंट आया, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के अंदर क्या क्या, केयर काउंसलिंग इस रिस्पेक्ट में, और दूसरा पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। इस टाइप की अगर मुद्दे पे आप कुछ अवेयरनेस फैला रहे हो तो वो भी आपका पब्लिक हेल्थ के अंदर कवर हो जाएगा और चैरिटेबल आप माने जाओगे, पहला एरिया। दूसरा क्या आ रहा है, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। इन चीजों की एडवांसमेंट में अगर आप कोई काम कर रहे हो कि रिलीजन एडवांसमेंट है, स्पिरिचुअलिटी एडवांसमेंट है या फिर योगा एडवांसमेंट है, तो वो भी आपका चैरिटेबल में कवर हो जाएगा, मोटी मोटी हेडिंग। तीसरा एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट। आप क्या कर रहे हो, एजुकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह के एडवांसमेंट के लिए काम कर रहे हो, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो, अगेन ब्रॉड हो गया तो इसके अंदर घुसो। रिलेटिंग टू व्हाट, अबंडेंट, ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन, मतलब इन लोगों को ही आप एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करोगे तो भी चैरिटेबल माना जाएगा। ऐसा नहीं आप एजुकेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं तो क्या मैं चैरिटेबल है के अंदर कवर हो जाऊंगा, नहीं। आगे फिजिकली और मेंटली एब्यूज्ड एंड ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन, प्रिजनर्स, कैदियों को आप शिक्षा दे रहे हो, और पर्सन्स ओवर द एज ऑफ 65 इयर्स रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज। इंपॉर्टेंट है ये, बाकी 3 तो देखो आप नाम से समझ जाओगे भैया कुछ पीड़ित लोगों की बात कर रहा है। कंडीशन अच्छी वाली यहां लगी है, क्या लगी कंडीशन, कि भैया व्यक्ति होना चाहिए कितने से ऊपर का, और क्या शहर में रहता चल जाएगा, नहीं, कहां का वासी होना चाहिए वो, रूरल एरियाज का। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कंडीशन ज्यादा आई है, तो आपको नाम से पता लग जाएगा इसमें ज्यादा कंडीशन नहीं थी तेरी, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और चौथा पॉइंट क्या आ रहा है, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये 4 कोर हेडिंग जो आपको याद रखनी है जो कि मानी जाती है चैरिटेबल एक्टिविटीज। प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नाउ कंक्लूड करो, thus only those services provided by charitable and religious trust registered under section 12 of the income tax act which falls within the above definition। ये जो 4 बातें बताएगी इसके अंदर अगर वो कहीं ना कहीं से फॉल करेगा, इनके आजू बाजू पाया जाएगा, of charitable activities are eligible for exemption from GST. There could be many other services provided by such charitable or religious trust which are not covered by definition of charitable activities and hence such services would attract GST। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि और अलग अलग प्रकार के चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट हो जो कि ये काम भी करते हो इसके अलावा और भी सर्विसेज देते हो, तो वो सारी जो सर्विसेज होंगी वो टैक्सेबल मानी जाएंगी। एग्जांपल देखो, ग्रांट ऑफ एडवर्टाइजिंग राइट्स टू अ पर्सन ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ अ चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट। क्या कह रहा है कि भैया एक कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल बॉडी है, कुछ भी है, और वो क्या कर रही है, वो किसी को परमिशन दे रही है कि तुम भैया एडवर्टाइजिंग कर सकते हो हमारे प्रीमाइसेस के ऊपर, मतलब हमारा प्रीमाइसेस चैरिटेबल काम करता है, तुम यहां जाके अपना बोर्ड टांग दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ पैसे दे दे। ऐसा हो सकता है? मान लो मेरा मंदिर है, मेरे नाम मैंने मंदिर ऑर्गेनाइज करता हूं, मंदिर चलाता हूं, तो मंदिर के ऊपर अगर मैंने किसी का चला दिया पीपी ज्वेलर्स, ऐसा होता है जनरली, देखा होगा, ठीक है, तो वो जो ज्वेलरी टाइप की आप एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो, उस एडवर्टीजमेंट से पैसा आ रहा होगा उस बॉडी को, उस ट्रस्ट को, तो वो पैसा क्या जीएसटी से फ्री माना जाएगा? नहीं, वो जीएसटी से फ्री नहीं माना जाएगा। ऑल्दो कर कौन रहा है, वो ट्रस्ट ही कर रहा है जो कि रजिस्टर्ड भी है, चैरिटेबल एक्टिविटीज भी करता है, लेकिन चैरिटेबल एक्टिविटीज के संदर्भ में अगर आप कुछ कमाते हो, गरीब बच्चे को पढ़ा रहे हो, जहां
1000 रुपए की फीस है, आप 5 रुपए फीस लेके पढ़ा रहे हो, 10 रुपए फीस लेके पढ़ा रहे हो, तो 10 रुपए जो आप पे आ रहे हैं उस पे कहा ज्यादा जीएसटी नहीं लेंगे भैया, समझ में आता है। लेकिन तुम अगर किसी को एडवर्टीजमेंट की परमिशन देख के या फिर आपकी कोई पब्लिकेशन वगैरह जारी होती है, आप कुछ धार्मिक किताबें वगैरह लिखते हो और उसके अंदर भी ऐड डाल रहे हो, आप किसी का एडवर्टीजमेंट वगैरह शामिल कर रहे हो, तो उस केस में उससे जो आप पैसा कमा रहे हो जीएसटी से फ्री माना जाएगा? नहीं, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि ग्रांट ऑफ एडवर्टाइजिंग राइट्स टू अ पर्सन ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ द चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट और on publications of the trust or granting admission to events, functions, celebrations, shows against admission tickets or fee would attract GST। कोई शोज वगैरह हो रही है, उससे एडमिशन टिकट के थ्रू पैसा आ रहा है आपके पास, तो उन चीजों को आप एग्जेम्प्ट नहीं करोगे, उस पर आपका जीएसटी लगेगा। In the following paras, we have examined some of the services supplied by entities registered under section 12AA of the Income Tax Act। ये तो ऊपर बात हो गई कि कुछ ऐसी चीजें थी। अब देखो इसको किस तरीके से समराइज किया गया। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल। अब उन चीजों को ना एक सीमित किया गया है विद एग्जांपल। तो एक्टिविटीज ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस और एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट बाय वे ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट ऑफ अबंडेंट ऑर्फन होमलेस चिल्ड्रन, ये पहला पॉइंट था। फिजिकली और मेंटली अब्यूज पर्सन, प्रिजनर्स 3 पॉइंट हो गए, और पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 years और above residing in rural areas will be considered as charitable activities and income from such supplies will be wholly exempt from the GST। ये किसकी हेडिंग में आ गया कि भैया आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हो और आप अपने आप को चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू हो, मतलब उसके थ्रू आप रन कर रहे हो, तो उस केस में आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो 4 बातें तो थी कि आप एजुकेशनल टाइप की सर्विसेज दे रहे हो, चाहे आप स्कूल हो, चाहे आप कॉलेजेस हो, चाहे आप कोई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, और आप एजुकेशन की सर्विसेज दे रहे हो। किन लोगों को दे रहे हो? तो वहां पे क्या इंपॉर्टेंट था? स्किल डेवलपमेंट ऑफ एबंडेंट ऑर्फन्स होमलेस चिल्ड्रन, फिजिकली एंड मेंटली अब्यूज पर्सन, तीसरा था प्रिजनर, और चौथा था आपका 65 से ऊपर और रूरल एरियाज। इन लोगों को अगर आप दे रहे हो एजुकेशनल सर्विसेज तो वो एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। The term rural areas means, अब रूरल एरिया में एक बार आया, इसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब हम डीप में नहीं जाएंगे, हम क्या बोलेंगे कि भैया जो लैंड रेवेन्यू होता है आपका, उसके रिकॉर्ड में जिसको रूरल माना जाएगा उसको रूरल कहेंगे, जो रूरल नहीं माना जाएगा उसको नहीं कहेंगे, हमें नहीं पता। ठीक, तो एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी जाएगी कभी भी। ठीक है सर, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं बताई आपको कि इतनी पब्लिक होगी, इतनी पॉपुलेशन होगी तो रूरल होगा, ऐसा कुछ नहीं बताया। क्या कह रहा है? द टर्म रूरल एरियाज मींस द एरिया कंप्राइज्ड इन अ विलेज एज डिफाइंड इन द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड। लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड अगर कह रहा है कि रूरल है तो है, और कह रहा नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। एक्सक्लूडिंग द एरिया अंडर द म्युनिसिपल कमिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, टाउन एरिया कमिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड एरिया कमिटी, और एनी एरिया दैट मे बी नोटिफाइड एज अर्बन एरिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। अगर किसी को भी नोटिफाई कर दिया गया कि भैया ये अर्बन एरिया होगा तो वो रूरल में नहीं माना जाएगा। कोई इसमें याद करने वाली कोई बातचीत ऐसी है नहीं। एग्जाम्पल देखो, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। सर्व सेवा ट्रस्ट, अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA। पहला काम कर दिया, पहला काम हो गया, रजिस्टर हो गए। ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज ऑर्गेनाइज्ड अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ओल्ड एज पीपल ओवर द एज ऑफ 65 years रिसाइडिंग इन बेंगलोर सिटी। बताओ, पाप हो गया? क्या एग्जाम्पशन मिलेगा? रजिस्टर, ठीक है जी। आप क्या कर रहे हो? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करा रहे हो, ठीक है जी। ओल्ड एज करा रहे हो, ठीक है जी। 65 से ऊपर वाली करा रहे हो, ठीक है जी। लेकिन ये लोग रहते कहां है? बेंगलोर में, वो तो रूरल नहीं है। तो क्या ये इससे जो भी इनके पास कंसिडरेशन आएगा, क्या वो जीएसटी एग्जेम्प्ट माना जाएगा या जीएसटी टैक्सेबल माना जाएगा? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्व सेवा ट्रस्ट डू नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। हम सीधा कह देंगे तुम करते हो चैरिटी गए हो, लेकिन कहां कर रहे हो? शहर में। तो ऑल्दो चैरिटेबल एक्टिविटीज है, लेकिन जीएसटी के अकॉर्डिंग चैरिटेबल एक्टिविटीज की डेफिनेशन में ये नहीं आता। कोई ये बोलेगा कि चैरिटी नहीं कर रहा, वो चैरिटी तो कर ही रहा है, बट जो यहां पे आपको कंडीशन बताई गई उसके अकॉर्डिंग वो फुलफिल नहीं हो पा रहा, तो इसलिए हम मानेंगे एज पर जीएसटी चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं है। द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एडवांसमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू पर्सन्स ओवर द एज ऑफ 65 years आर कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज ओनली व्हेन, शर्तें लागू, सच पर्सन्स आर रिसाइडिंग इन, तभी माना जाएगा, अदरवाइज ये नहीं माना जाएगा। एक्टिविटीज ऑफ स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन रन बाय अ ट्रस्ट which do not come within the ambit of charitable activities will not be exempt under entry 1 of the notification. However, such activities may be exempted under entry 66 of the notification provided the school, college, institution qualifies as an educational institution. अब ये बात क्या कह गया कि भैया जो स्कूल कॉलेज वगैरह होते हैं ना,
वो अगर कोई एजुकेशनल फैसिलिटीज वगैरह दे रहे हैं तो हमने ऊपर देखा कि हो सकता है ऊपर की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो एग्जाम ना हो रहा हो, मतलब एंट्री 1 की जो कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि वो एग्जाम ना हो रहा हो। लेकिन इनके लिए एक और हेडिंग आएगी जब हम देखेंगे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को, लेकिन वहां पे डेफिनेशन आएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। अगर उसके अंदर आप फुलफिल हो गया, आपका स्कूल है, आपका कॉलेज, आपका कोई एजुकेशनल बॉडी है और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो डेफिनेशन दी गई है कहां पे दी गई है, एंट्री नंबर 66 में, जो कि आगे भी पढ़ेंगे, आगे हेडिंग एक इसकी आएगी, वहां पे इसके डीप में पढ़ेंगे। तो अगर उसमें फुलफिल हो गया तो हो सकता है वहां पे एग्जाम्प्ट हो जाए। स्कूल कॉलेज था, आप इस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन यहां की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्प्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन एंट्री 66 के अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में कवर हो जाते हो तो आप वहां पे भी एग्जाम्प्ट हो सकते हो। वो वहां पे पढ़ेंगे, वो अलग चीज है। मतलब क्या हुआ कि एजुकेशनल बॉडी जो होते हैं उनको दो जगह पे फायदा मिल सकता है, एंट्री 1 के कंडीशंस भी याद रखने हैं और एंट्री 66 के भी याद रखने हैं। चलिए दूसरा आता है क्या, हॉस्टल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट। ये दूसरी कैटेगरी में इन्होंने डिफाइन किया। ये कैटेगरी आपको देखनी है, इस कैटेगरी से ही बेस सवाल आएगा। ये ऊपर की बातों को 4-5 बातों में कैटेगराइज कर दिया गया। पहला कौन सा आ गया आपका, चैरिटेबल वाला पॉइंट, जिसमें सारी कंडीशन देख लिया। एजुकेशन वाला पॉइंट पहला आ गया। दूसरा आ रहा है हॉस्टल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट। तो ट्रस्ट को कहा गया था तुम हॉस्टल एकोमोडेशन दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्तें वो 3 बताई गई थी, 1000 रुपए वाली, 10,000 वाली पर डे और 10,000 वाली पर मंथ, ये थी। तो हॉस्टल एकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट टू स्टूडेंट्स, किसको दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज एज डिफाइंड अपॉन। हाउएवर accommodation services in hostel including such services provided by trust having value up to ₹1,000 per day is exempt under entry 14 of the notification, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। देखो अब यहां पे क्या कह रहा है कि आप हॉस्टल एकोमोडेशन दे रहे हो और आप ट्रस्ट हो, मतलब कि आप अपने स्टूडेंट्स वगैरह को जो एजुकेशन के लिए आपके पास आते हैं उसको हॉस्टल की फैसिलिटी भी दे देते हो, ठीक है। अब हॉस्टल की फैसिलिटी जो आप उनको दे रहे हो तो वो क्या एंट्री 1 ने आपको एग्जेम्प्ट कर दिया। एंट्री 1 ने क्या कहा था, चैरिटेबल एक्टिविटी करोगे। चैरिटेबल एक्टिविटीज में जो बातें बताई गई थी उसमें कहीं हॉस्टल एकोमोडेशन की बात हो रही थी, नहीं। आपने एक रेंटिंग वाला पॉइंट पढ़ा तो था, लेकिन वो कहां पढ़ा था कि रेंटिंग आप किसकी कर रहे हो, प्रीसिंट्स की कर रहे हो, मतलब कि जो भी आपके वो रिलीजियस स्थल है उसके आसपास के एरिया को आप अगर रेंट पे चढ़ा रहे हो तो वहां पे वो शर्तें थी 1000, 10,000 और 10,000 पर मंथ वाली, ठीक है। वो 1000 वाली शर्तें और जगह भी लगती है, लेकिन वो एंट्री 1 ने क्या डिफाइन की है, नहीं। तो अगर हॉस्टल एकोमोडेशन दिया जाएगा स्टूडेंट्स वगैरह को उन ट्रस्ट के द्वारा तो वो एग्जाम्प्ट नहीं है, उस पर टैक्स लगेगा। हाउएवर लेकिन किसी और एंट्री के अंदर अगर वो वाली शर्तें पूरी कर देगा 1000 रुपए पर डे वाली तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। किस एंट्री के अंदर, एंट्री नंबर, ठीक है। इस एंट्री ने नहीं कहा, इस एंट्री के हिसाब से तो भैया टैक्सेबल अगर हॉस्टल एकोमोडेशन ट्रस्ट दे रहा है, क्योंकि उस बातों को यहां पे कवर ही नहीं किया गया। लेकिन एक शर्त उसके साथ है जो कि एंट्री 40 को बताता है कि भैया अगर हॉस्टल एकोमोडेशन दिया जाएगा और उसमें जो किराया लिया जा रहा है वो 1000 रुपए से कम होगा तो उस केस में वो आपका एग्जेम्प्ट होता है, ठीक। अगला रिलीजियस यात्रा, ये वाली चीज देखी थी हमने, उसमें हमने क्या कहा था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसका कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्या हो, बायलैटरल एग्रीमेंट, वही कर पाएंगे, अदरवाइज बाकी नहीं कर पाएंगे, बाकी को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो रिलीजियस यात्रा पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज्ड बाय एनी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट आर नॉट एग्जेम्प्ट, आर नॉट। हमने तो पढ़ा एग्जेम्प्ट होता है, ये कह रहा है नॉट, कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो देखो, ओनली सच सर्विसेज ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज एज आर प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज फैसिलिटेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर बायलैटरल अरेंजमेंट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक। द टर्म स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन एज रेफर्ड हियरिंग मींस, मतलब क्या है, स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कौन है। तो एग्जांपल के तौर पे देखो क्या दिया गया, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, ऐसा कुछ होता है, पता आप लोग उत्तराखंड, आप लोगों की क्या होना होता है ऐसा कुछ, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड अंडरटेकिंग। अब ये किसका है, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, ऑल्दो ये सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, लेकिन इस पे हाथ किसका है, सरकार का, और इसके तहत ये कुछ एक्टिविटीज कराते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया और स्टेट हज कमेटी इंक्लूडिंग जॉइंट स्टेट कमेटी, इस टाइप की कोई कमेटी वगैरह बनी हुई है तो ये स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, पर ये गवर्नमेंट के साथ इनका क्या है, बायलैटरल एग्रीमेंट, वो जरूरी है आपका। इन शॉर्ट एज पर एंट्री 60 द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हज कमेटी एंड KMVN, इसको शॉर्ट में कहा गया, इन रिलेशन टू पिलग्रिमेज टू मक्का एंड कैलाश मानसरोवर रिस्पेक्टिवली आर नॉट लायबल टू GST। एग्जांपल और देख लो, KMVN सप्लाइज न्यूमरस सर्विसेज नेमली मेडिकल फैसिलिटी। अब ये और भी चीजें देते होंगे, किसी को लेके जा रहे हैं अगर किसी इस तरह की यात्रा में तो और फैसिलिटीज भी तो देनी पड़ती होगी ना उससे रिलेटेड, पर प्राइमरी क्या है, यात्रा।
ठीक है। सप्लाइज न्यूमरस सर्विसेज नेमली मेडिकल फैसिलिटीज, कैटरिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी, एकोमोडेशन सर्विसेज ईटीसी टू द पिलग्रिम्स अंडरटेकिंग Kailash Mansarovar pilgrimage. Such services provided by KMVN in respect of religious pilgrimage to Kailash Mansarovar are covered under Annex 60 and thus तो अगेन आपको यहां पे ध्यान क्या रखना है कि मेन एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। भैया मेन एक्टिविटी में किसी को यात्रा कराने लेके जा रहा हो तो मेडिकल फैसिलिटी तो देनी पड़ेगी ना, सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी आपको। तो क्या इन सारी को इन पॉइंट से टैक्सेबल कर देंगे? नहीं, मेन एक्टिविटी के एंसिलरी है ये उसके संदर्भ में है, उसके रिस्पेक्ट में देना अनिवार्य है। तो इसलिए ये भी क्या हो गया, एंटर 60 के अकॉर्डिंग एग्जेप्ट हो गया। तो ये आपको एक क्लैरिफिकेशन दे रहा है एग्जांपल कि भैया आप सिर्फ ऐसा ना समझो कि पिलग्रिम्स को जो यात्रा की सर्विस दी जा रही है सिर्फ वही एग्जेप्ट होगी, उससे रिलेटेड और भी जो एक्टिविटीज दी जाती है वो भी सारी क्या होंगी, एग्जेप्ट। क्लियर हो गई। अगला, अरेंजिंग योगा एंड मेडिटेशन कैंप बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। अब अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है वो योगा या मेडिटेशन कैंप लगाती है तो पैसे लेती होंगी। अगर योगा का कैंप लगाया जा रहा है या मेडिटेशन का कैंप लगाया जा रहा है ट्रस्ट के द्वारा तो कुछ ना कुछ तो चार्ज किया जाता है ना, तो उसके लिए क्या होगा? तो एज डिस्कस्ड अबव सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय वे ऑफ एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा आर एग्जेम्प्ट एज सच एक्टिविटीज आर कवर्ड इन डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। तीन चीज आई थी ना, ये वाला एक पॉइंट आया था ना, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। अगर इनके एडवांसमेंट के लिए है तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट। तो यहां योगा की बात कर रहे हैं। फी और कंसिडरेशन चार्ज इन एनी अदर फॉर्म फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन रिलीजियस योगा और मेडिटेशन प्रोग्राम और कैंप मेंट फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा शैल बी एग्जेम्प्ट। मतलब कि भैया पार्टिसिपेट करने के लिए उनसे जो फीस वगैरह ली गई है उनको और भी कोई छुटपुट एक्टिविटीज के साथ उसके साथ कॉम्बो करके उनको दिया जा रहा है, तो उनके लिए भी जो फीस है, कंसिडरेशन जो भी आप चार्ज कर रहे हो वो क्या माना जाएगा आपका, एग्जेम्प्ट। नाउ रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स or camps where the fee charge includes cost of lodging and boarding shall also be exempt as long as ध्यान रखना, primary and predominant activities, objective and purpose of such residential programs or camps is advancement of religion, spirituality और yoga। मतलब क्या हुआ कि आप योगा के कैंप पे लेके जा रहे हो तो उनको रहने की जगह भी दोगे, उनको और भी चीजें वहां पे फूडिंग वगैरह प्रोवाइड करोगे, तो ये सर्विसेज भी क्या मानी जाएंगी, एग्जेम्प्ट। लेकिन प्राइमरी जो प्री डोमिनेंट एक्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए, योगा की, स्पिरिचुअलिटी की या फिर मेडिटेशन की ही होनी चाहिए। ऐसा होता है कई बार कि आप होटल्स वगैरह में जा रहे हो तो मेन तो आप होटल में स्टे कर रहे हो और साथ में आपको सपोज योगा का सेशन एक फ्री दे दिया गया, तो उसके अंदर मेन एक्टिविटी योगा नहीं है, मेन एक्टिविटी तो आपका वो स्टे करना, वहां पे लॉजिंग का जो था वो था, या आप किसी और काम के लिए गए थे, आपको वहां पे साथ में योगा करवाया जा रहा है तो वो आपका, या मेडिटेशन करवाया जा रहा है तो वो मेन एक्टिविटी नहीं है। मेन एक्टिविटी होगी जब स्पेसिफाइड किसी को एज अ प्रोग्राम के रूप में उसको लेके जाया जा रहा है मेडिटेशन कैंप में या फिर योगा कैंप में, और अलॉन्ग विद दैट उसको कुछ और मिसलेनियस एक्टिविटीज, मिसलेनियस सर्विसेज दी जा रही है, तो वहां पे मेन या प्राइमरी जो एक्टिविटी है वो क्या हो रही है, योगा या मेडिटेशन कैंप की हो रही है। तो उस केस में बाकी भी जो उसके साथ की एक्टिविटीज होंगी वो क्या मानी जाएंगी, आपकी एग्जेम्प्ट। However, if charitable or religious trust merely or primarily provide accommodation, अब ये क्या कर रहे हैं, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट है, ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरली एकोमोडेशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं, और सर्व फूड एंड ड्रिंक अगेंस्ट कंसिडरेशन इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग डोनेशन, सच एक्टिविटीज विल बी टैक्सेबल। किसी से डोनेशन ले रहे हैं नाम पे और डोनेशन के नाम पर उनको क्या दे रहे हैं, एकोमोडेशन दे रहे हैं, खाना पीना वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में वो क्या माना जाएगा, टैक्सेबल, क्योंकि वो आपकी योगा या जो आपकी स्पेसिफाइड एक्टिविटीज आपको बताई गई हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज बताई गई है, उस डेफिनेशन में नहीं आ रही। चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए एडवांसमेंट तीन चीजों की बताई गई, कौन कौन चीजों की, योगा और रिलीजन, ठीक है। चलिए, सिमिलरली एक्टिविटीज सच एज होल्डिंग ऑफ फिटनेस कैंप और क्लासेस सच एज दोज इन एरोबिक्स, डांस, म्यूजिक एक्सेट्रा विल बी टैक्सेबल। अब कोई डांस कैंप है, फिटनेस कैंप है, तो ये सारी भी क्या होंगी, टैक्सेबल होंगी, इनको कोई एग्जम्पशन नहीं है। एग्जम्पशन में आपको वही तीन वर्ड पकड़ के चलना है, ठीक। एग्जांपल देखो, भव्य ज्योति फाउंडेशन, अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है सेक्शन 12AA में इनकम टैक्स एक्ट, हैज ऑर्गेनाइज्ड अ योगा मेडिटेशन कैंप फॉर द ओल्ड एज पीपल। जीएसटी वुड बी एग्जेम्प्ट ऑन सेम एज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंट्री रजिस्टर्ड अंडर 12AA बाय वे ऑफ एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा आर एग्जेम्प्ट। दोनों कंडीशन होगी, रजिस्टर्ड भी है और इन तीन एक्टिविटीज की एडवांसमेंट के लिए ही है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वही डांस कैंप होगा, फिटनेस कैंप होगा तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। हॉस्पिटल्स मैनेज्ड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। अब देखो हॉस्पिटल्स की बातें यहां पे हुई क्या, आपने ऊपर कहीं हॉस्पिटल्स की बात की क्या,
चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल चला रहे हैं, उसकी बात कहीं की कि हमने ऊपर नहीं की, लेकिन इसके लिए कोई और जगह आएगा। जब हम देखेंगे हेल्थ केयर सर्विसेज तो वहां पे एंट्री पढ़ेंगे कि भैया हॉस्पिटल्स वगैरह भी अगर चल रहे हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा तो वो भी क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन यहां नहीं है, इस पहली कैटेगरी के अंदर नहीं है। तो एग्जम्पशन अप्लीकेबल टू हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज ये हमारा एक हेडिंग आएगा आगे चल के, 29 में से ही एक है ये, ठीक है। अंडर एंट्री नंबर 74 ऑफ द नोटिफिकेशन जो कि आगे पढ़ेंगे, इज आल्सो एप्लीकेबल टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ clinical establishment and authorized medical practitioner or paramedics of a religious or charitable trust also। मतलब कि वो जब आगे एंट्री पढ़ेंगे वो इन पे भी एप्लीकेबल होता है कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है और वो हॉस्पिटल चला रही है, हो सकता है ऐसा कि ट्रस्ट है हॉस्पिटल चला रही है, तो वो लोग भी कवर है, हमारा एग्जाम्प्ट ही होता है। हाउएवर यहां एग्जाम्प्ट नहीं है, आगे जो एक हेडिंग पढ़ेंगे जहां पर हम देखेंगे हेल्थ केयर सर्विसेज, वहां पे जाके वो आपके एग्जाम्प्ट माने जाएंगे। है ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट है, लेकिन वो एक्टिविटीज किसकी कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह की, डॉक्टर से रिलेटेड है, तो वो हेल्थ केयर सर्विसेज में कवर होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, तो आपने देखा था इसके अंदर 3 बातें थी, आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स। तो क्या कह रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एग्जेम्पशन विद रिगार्ड टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स हैज अ रेस्ट्रिक्टेड स्कोप। जब हमने स्पोर्ट्स की बात की तो वहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि उसका क्या होना जरूरी है, रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इन दोनों में ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं था। अच्छा जी, here said exemption is available only when, कब मिलेगा ये exemption, said services are provided by charitable entity registered under section 12AA of the income tax act, तभी जब वो रजिस्टर्ड होंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा। Let us now analyze the term recreational activities। इसका मतलब क्या है, the term recreational activities is very wide. However, under this entry, the scope of training or coaching in recreation activities is restricted to the area of art, culture and sports। मतलब कि recreational activities तो भैया बहुत बड़ी मीनिंग है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 3 बातों पे जिक्र किया गया है, आर्ट पे, कल्चर पे और स्पोर्ट्स पे। Hence, the training or coaching in recreational activities in the area other than art, culture और sports वो बाहर है, मतलब वो टैक्सेबल है। आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स के अलावा अगर कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होंगी तो वो क्या है, हमारी टैक्सेबल। फर्दर, ट्रेनिंग और कोचिंग रिलेटिंग टू ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट इज कवर्ड अंडर दिस एंट्री, नेमली डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, मेकिंग, लिटरेरी एक्टिविटीज, थिएटर etc ऑफ एनी स्कूल ट्रेडिशन और लैंग्वेज ऑफ एनी ऑफ दी स्पोर्ट्स। मतलब इस टाइप की कोई एक्टिविटीज है, अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करा रहा है तो उसको रजिस्टर होना जरूरी है। बाकी अगर कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करा रहा है जैसे कि डांस, म्यूजिक, इस टाइप की चीजें, तो उस केस में जो आप फी चार्ज कर रहे हो वो आपका कवर होगा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के अंदर और वो एग्जेम्प्ट रहेगा। अभी आपने पीछे क्या देखा कि डांस कैंप है या फिटनेस कैंप है, उसमें आप लेके जा रहे हो किसी को, तो वो आपको उस रिलीजन वाले पॉइंट में कवर नहीं हो रहा। और रिलीजन पॉइंट में भी ये भी कहा गया कि जब आप किसी कैंप में लेके जाओगे, सपोज फिटनेस कैंप में लेके जाओगे, तो उसके इर्द गिर्द की और भी जो सर्विसेज होंगे वो भी क्या मानी जाएंगी, एग्जेम्प्ट, जब आप रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा के पर्पज से लेके जाओगे। लेकिन इस केस में क्या कहा जा रहा है कि भैया रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के अंदर डिट्टो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मतलब आप डांस सिखा रहे हो, आप म्यूजिक सिखा रहे हो, आप थिएटर सिखा रहे हो, एक्टिंग सिखा रहे हो, इस टाइप की एक्टिविटीज करवा रहे हो, तो उस केस में वो तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन इससे अगर बगल की अगर कोई और सर्विसेज दी जा रही होंगी, डांस कैंप पे लेके जाओगे, बाकी सर्विसेज दोगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। सिर्फ डांस सिखाने के लिए आपको चार्ज कर रहे हो कंसिडरेशन, तो वो एग्जेम्प्ट है। उस वाले पॉइंट में नहीं, इस वाले पॉइंट में, किसमें, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के अंदर कवर हो जाएगा, जिसमें कि आर्ट आ गया, कल्चर आ गया और स्पोर्ट्स आ गया। स्पोर्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, ठीक है, कि स्पोर्ट्स कैंप करवा रहे हो, स्पोर्ट्स की आप ट्रेनिंग दे रहे हो, तो उसके अंदर आपको रजिस्टर भी होना पड़ेगा एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन। देखो जरा क्या कह रहा है, मानवता संस्थान, अ चैरिटेबल ट्रस्ट registered under section 12AA of the Income Tax Act 1961 has organized a basketball training camp for teenagers। स्पोर्ट्स हो गया, बास्केटबॉल ट्रेनिंग कैंप है, स्पोर्ट्स हो गया टीनेजर्स के लिए, और ये रजिस्टर्ड भी है। जीएसटी वुड बी एग्जेम्प्ट ऑन द सेम एज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन स्पोर्ट्स आर एग्जेम्प्ट। सिंपल है, 12AA में रजिस्टर्ड था और ये कुछ इस टाइप की स्पोर्ट्स एक्टिविटी करा रहा है, उसकी ट्रेनिंग दे रहा है, उसकी कोचिंग दे रहा है, तो वो आपका एग्जेम्प्ट माना जाएगा। अब एक यहां पे पॉइंट क्या आता है इतनी बातों में कि हमने देखा कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो होंगे, चैरिटेबल ट्रस्ट जो होंगे, वो सर्विसेज दे रहे हैं इन दायरे में, तो वो एग्जेम्प्ट है। अब अगर वो सर्विसेज किसी से ले रहे हो तो क्या वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा? हो सकता है ना, चैरिटेबल ट्रस्ट भी किसी से सर्विस ले रहे हो तो क्या वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा? उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। मतलब कि अगर कोई सर्विसेज दी जा रही है चैरिटेबल ट्रस्ट को तो वो टैक्सेबल है, उसकी कोई वो नहीं है।
अगर चैरिटेबल ट्रस्ट कुछ सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें आपको कंडीशंस वगैरह बताई जा रही है कि इस सूरत में एग्जेप्ट होगा। लेकिन अगर चैरिटेबल ट्रस्ट कोई भी सर्विस ले रहे होंगे तो वो आपका टैक्सेबल है। देखो जरा, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट आर नॉट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेप्टेड, अनलेस कि वो चैरिटेबल ट्रस्ट भी किसी से चैरिटेबल ही सर्विसेज ले रहा हो जो कि आपकी एग्जम्पशन की लिस्ट में आ रही है, या और कोई ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज्ड हो, ऐसी कोई सर्विसेज या गुड्स ले रहा हो जो कि ऑलरेडी एग्जेप्ट है इस लिस्ट के अंदर। लेकिन अदर देन दैट ऐसा नहीं मान लेना कि चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई भी सर्विस मिलेगी तो एग्जेप्ट होगा, ऐसा नहीं मानना। जो टैक्सेबल सर्विस होगी वो चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए भी टैक्सेबल ही है अगर वो उससे सर्विस ले रहे होंगे तो। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अप्लाइड टू चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट लेविएबल टू जीएसटी। ये तो था पहला पॉइंट, ए वाला। दूसरा कौन सा आया था आपका? रिलीजियस सेरेमनी का। सेरेमनी में आपने क्या देखा कि भैया रिलीजियस सेरेमनी से रिलेटेड जो होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं? एग्जेम्प्ट होते हैं। गोइंग थ्रू एंट्री नंबर दिस it can be inferred that the amount charged by whatever name called for the conduct of any religious ceremony is exempt from GST. Religious ceremonies are life cycle rituals including special religious pujas conducted in terms of religious text by a person so authorized by such religion text. Occasion like birth, marriage and death involve elaborated religious ceremonies. मतलब इसमें जनरली बड़ी सेरेमनीज होती है। बाकी आप कोई भी पूजा करा रहे हो, आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करा रहे होंगे तो वो भी क्या माना जाएगा आपका? एक्सेप्ट। रिलीजियस सेरेमनीज है जो कि लाइफ साइकिल रिचुअल्स है, मतलब अपने जीवन के दौरान आप इस टाइप की एक्टिविटीज करते रहते हो, ठीक। और कौन करवाता है इसको? जो ऑथराइज्ड होते हैं एज पर दैट रिचुअल, जैसे कि पंडित हो गए और आपके अलग अलग धर्म के अंदर अलग अलग लोग जो होते हैं जो कि ऑथराइज माने जाते हैं इन काम को करवाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है वो कंसिडरेशन लेते तो हैं, लेकिन वो क्या माना जाता है आपका? एग्जेप्ट। नाउ रामानंद जोशी अप्रेस्ड चार्जेस 12,000 रुपए लिए फॉर कंडक्टिंग अ रिलीजियस सेरेमनी ऑन द बर्थडे ऑफ घनश्याम सन, ठीक है। द अमाउंट चार्ज फॉर द कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सिंपल था। इसके अंदर एक पॉइंट आपका और निकल के आया था, रेंटिंग वाला। रेंटिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक। तो इसमें कंडीशन में ऑल्दो पढ़ ली थी, एक बार फटाफट से रीड मारते हैं कि एंट्री दिस एग्जेम्प्ट रेंटिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक ओन्ड बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी अदर स्पेसिफाइड सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब देखो यहां पे क्या था? 3 सेक्शन स्पेसिफाई किए, एग्जेम्प्ट 12 लेवल ही नहीं है, तो तीनों सेक्शन में कहीं भी रजिस्टर्ड होगा तो उसको वो एग्जेम्प्ट मान के चलेंगे। प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन चार्ज फॉर सच रेंटिंग डज नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड सीलिंग लिमिट। ये शर्त थी हमारी। शर्त क्या थी? कि जो प्रिस्क्राइब्ड सीलिंग लिमिट बताई गई 3 कैटेगरी में, 1,000 पर डे, 10,000 पर डे और 10,000 पर मंथ, उसको ऊपर आपको नहीं जाना। उसके ऊपर जाओगे तब तो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन उस लिमिट के अंदर रहोगे तो उस केस में जो रेंटिंग आप कर रहे हो वो आपका क्या माना जाएगा? एग्जेम्प्ट। ओके, thus this exemption is defined on the basis of amount of consideration charged for such renting. Let us understand the meaning of term religious place, general public and presents referred therein. 3 टर्म यहां पे यूज हो रहे हैं। रिलीजियस प्लेस का क्या मतलब है, जनरल पब्लिक का क्या मतलब है, प्रेसिडेंस का क्या मतलब है। ऑल्दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये नहीं है। क्या होता है रिलीजियस प्लेस? मींस अ प्लेस प्राइमरली मेंट फॉर कंडक्ट ऑफ प्रेयर्स और वर्शिप पर्टेनिंग टू अ रिलीजन, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी। सिंपल है। प्रेयर्स वगैरह पूजा प्रार्थना के लिए आप जो जाते हो वो रिलीजियस प्लेस मानी जाती है, चाहे किसी भी संदर्भ में हो। आगे जनरल पब्लिक का मतलब क्या है? मीन द बॉडी ऑफ द पीपल एट लार्ज सफिशिएंटली डिफाइंड बाय सम कॉमन क्वालिटी ऑफ पब्लिक और इम्पर्सनल नेचर। कुछ खास नहीं। प्रेजेंट्स का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूं, ऑल्दो बस इसको अंग्रेजी में और समझ लो। द वर्ड प्रेजेंट्स इज नॉट टू बी इंटरप्रेटेड इन अ रिस्ट्रिक्टेड मैनर एंड ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द रिलीजियस प्लेस लोकेटेड विद इन द आउटर बाउंड्री वॉल्स। मतलब कि भैया ये बाउंड्री है, इसमें ये मंदिर है, लेकिन इसके आसपास जितनी भी चीजें होंगी इमूवेबल, ये पूरा एक तो स्पेस ही है अपने आप में प्रॉपर्टी, साथ ही में यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रखी है, बाहर से दुकानें बनी हुई है, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। ये इस पूरे लिमिट के अंदर ही आ रहा है और उसको कोई एक ट्रस्ट या जो भी मैनेजमेंट होगा वो मैनेज करके चलेगा, ठीक। नाउ ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज इन विच द रिलीजियस प्लेस इज लोकेटेड। मेन क्राइटेरिया क्या है कि रिलीजियस प्लेस यहाँ पे होना चाहिए। is to be considered as being located in the presence of the religious place. The immovable property located in the immediate vicinity and surrounding of the religious place and owned by the religious place and under the same management as the religious place may be considered as being located in the presence of the religious place and extended the benefit of above exception। मतलब कि जो बेनिफिट था उसको एक्सटेंड कर रहा है ना, कहीं ना कहीं इस दुकान के ऊपर भी बेनिफिट दे रहा है आपको, तो एक्सटेंशन है इसका। जो एग्जेम्पशन का बेनिफिट है वहां तक जहां तक उस दायरे को माना जाएगा, उसकी आउटर लिमिट मानी जाएगी। नाउ एक्टिविटीज अदर देन
Conduct of religious ceremony and renting of presence of a religious place will be taxable irrespective of the manner or the name in which the consideration is received. मतलब मैंने आपको बताया था कि मंदिर के ऊपर आपने कोई कमर्शियल बोर्ड छपा दिया, किसी का एडवर्टाइजमेंट वगैरह करवा रहे हो, या बाउंड्री वॉल पे कोई बोर्ड वगैरह छपा रहे हो, उसको पैसे मिल रहे हैं, तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा. अदर देन रिलीजियस एक्टिविटी होगी, अदर देन रेंटिंग हो गया, तो उसके अलावा और भी कुछ होगा, किसी और मोड से आप पैसे कमाते हो, तो वो आपका टैक्सेबल होगा. For example, if donation is received with specific instruction, mutual understanding between the donor and the receiver that religious place will host an advertisement. Religious place पे क्या होगा? Advertisement लगाया जाएगा promoting business of the donor. Such donation will be subject to DST. आपने ये वाला पॉइंट और जगह में एक जगह पढ़ा हुआ है जहां पर आपने देखा था कि डोनेशन के ऊपर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, तो उसमें कहा गया था क्या? क्विड प्रो क्यो. अगर वहां पे वो है, मतलब डोनेशन कोई दे रहा है, उसके बदले में उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो उसके इसमें टैक्सेबल हो जाएगा. वही चीज यहां पे दोबारा से आ गई. However, if donation is received, डोनेशन मिला without such instruction or without a quid pro quo in form of supply of any goods or services or both by the receiver to the donor, it shall not be subject to GST. मतलब डोनेशन दिया, उसके बाद उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो जीएसटी नहीं लगता. ये हमने पीछे भी क्लैरिफाई किया हुआ है. एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से, फिर ये खत्म ही हो गया हमारा. दुर्गावती ट्रस्ट, a religious trust engaged under section 12 of the income tax act, owns and manages a temple in their locality. ठीक है सर, ये ट्रस्ट है, ये टेंपल को मैनेज करती है. It rents the commercial shops located in the precincts of the temple for a rent of rupees 10,000 per month per shop. कितना रेंट ले रही है? पर मंथ पर शॉप. ज्यादा नहीं ले रही? कितनी लिमिट बताई गई थी रेंट की शॉप के केस में? वो तो आपका मंडप वगैरह या कम्युनिटी हॉल वगैरह के लिए बताया गया था 10,000 रुपए. 1,000 रुपए बताया गया था रूम्स वगैरह के लिए, और 10,000 रुपए किसके लिए था आपका? अगर शॉप्स वगैरह है तो उस केस में. लेकिन उसमें क्या था? 10,000 और मोर अगर होगा तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा. ये कितना ले रहे हैं? 10,000, तो ये टैक्सेबल होगा नहीं होगा? हो जाएगा. इनको कितना लेना था? 9,999 रुपए या उससे कम. The consideration so received is liable to GST as such services are exempt only when the consideration is less than 10,000 per month. ठीक. अगला एग्जांपल, सर्व शिक्षा फाउंडेशन, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1023CB. ये पीछे भी था. 10 subsection 23C clause V of the income tax act owns and manages a gurudwara. It rents the community hall. Community hall को इन्होंने रेंट पे दिया, located in the precincts of gurudwara for a rent of rupees 9,000 per day for a marriage function. Marriage function के लिए इन्होंने community hall को रेंट पे दे दिया. The consideration so received is exempt from GST, क्योंकि कंसिडरेशन क्या है? 10,000 रुपए पर डे से कम है. तो आपको 3 लिमिट याद रखनी है. रूम्स होंगे तो 1,000 रुपए पर डे से कम होनी चाहिए, और कम्युनिटी हॉल होगा तो 10,000 रुपए पर डे से कम होना चाहिए, शॉप होगा तो 10,000 रुपए पर मंथ से कम होना चाहिए. 3 लिमिट याद रखोगे. इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी सारे पाए जाते हैं. ये था 1 आउट ऑफ 23. मजा आ गया अच्छा खासा. ऐसे अपने कितने पढ़ने हैं? 23 पॉइंट्स पढ़ने हैं. अगला पॉइंट आएगा आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज का, जो कि अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में. इतनी बातें आपने अपवाइज करनी है, अपडेट करनी है, बेसिक्स और इस वाले सर्विसेज की गहराई में. इसको जब रीड करोगे ना तो क्रॉस चेक करते रहना कि अच्छा ऐसा होगा तो एग्जेम्प्ट होगा, मतलब ऐसे वाले को एग्जेम्प्ट नहीं होगा, मतलब ये होगा तो एग्जेम्प्ट होगा, मतलब इसके अलावा कुछ एग्जेम्प्ट नहीं होगा. तो इस तरीके से आप जब इवैल्यूएट करोगे तो क्वेश्चन आंसर का फ्रेम बनेगा. कि क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, कुछ बातें वर्ड सिमिलर होंगी, कुछ बातें में हल्का फुल्का चेंज होगा, जिससे आपको पकड़ना पड़ेगा कि भैया ये टैक्सेबल हो रहा है या एग्जेम्प्ट हो रहा है. ठीक है. तो शब्दों का खेल है. रीडिंग मार लोगे कई बार, और जो कीवर्ड्स है उसको याद कर लोगे, तो उसके अलावा और कुछ नहीं है. ठीक है. चलो जी, इसमें इतना ही.